चलिए, तो आज हम लोग करते हैं ईथर। पिछले क्लास में हमने एल्कोहल खत्म किए थे, तो अब हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे ईथर। तो ईथर क्या होता है उसको देखिए। तो जब हम लोग जल के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूहों के द्वारा विस्थापित कर देते हैं, जल के जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूहों के द्वारा विस्थापित कर देंगे तो उससे बनने वाला जो यौगिक है वो ईथर कहलाता है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु को आप एक ही प्रकार के एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करवा सकते हो या फिर अलग अलग एल्किल समूहों के द्वारा भी विस्थापित करवा सकते हैं। HOH है, इसको R और R' के द्वारा विस्थापित करा देते हैं तो ये बन जाएगा इसमें ये ROR'। तो ये ईथर कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईथर जो होता है वो जल का एल्किल विस्थापन होता है, प्रस्थापन होता है या व्युत्पन्न होता है। जब हम लोग जल जो है जल का एल्किल समूह के द्वारा विस्थापन कर रहे हैं तो ईथर बन रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईथर जो होता है वो जल का एल्किल व्युत्पन्न होता है। ये ईथर का डेफिनेशन हो गया। और इस आधार पर हम यहाँ पे एक और चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ROR है, यहाँ पे ROR' है। तो इस हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि ईथर जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक कहलाता है सम्मित ईथर और दूसरा कहलाता है ये मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर, सम्मित ईथर एक ऐसा ईथर होता है जिसमें दो समान प्रकार के एल्किल समूहों के मध्य ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। दो समान एल्किल समूहों के मध्य ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसा जो ईथर है वो सम्मित ईथर कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए CH3OCH3 C2H5OC2H5 इस प्रकार का। अब एक हो जाता है मिश्रित ईथर। एक ऐसा ईथर होगा जिसमें दो अलग अलग एल्किल समूहों के मध्य में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहेगा। समान समूह की जगह हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अलग अलग। तो जब दो अलग अलग एल्किल समूहों के मध्य में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो ऐसा ईथर जो होता है वो मिश्रित ईथर कहलाता है। जैसे CH3OC2H5 या फिर C2H5O C3H7। तो पहले एग्जांपल में एल्किल समूह समान है, उनके बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और दूसरे एग्जांपल में दो अलग अलग एल्किल समूह हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से सम्मित और मिश्रित दो अलग अलग प्रकार के ईथर पाए जाते हैं। तो अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको एल्कोहल में बताया कि नामकरण करने की दो पद्धतियां बताया था, एक रूढ़ पद्धति और एक IUPAC पद्धति, उसी प्रकार से यहां पे भी इन दोनों पद्धतियों में इनका नामकरण को हम लोग देखते हैं। नामकरण, तो सबसे पहले हम लोग रूढ़ पद्धति में इनका नामकरण देखते हैं। रूढ़ पद्धति में जो नामकरण होता है वो सामान्य नाम भी कहलाता है। आप लोगों को लास्ट क्लास में एल्कोहल वाले में जैसे बताया गया था। तो अगर ईथर जो है सम्मित हो
तो इनका रूढ़ पद्धति में नामकरण करते समय जो भी उसमें समान एल्किल समूह रहेगा, उस एल्किल समूह के नाम के पहले डाई शब्द लगाएंगे और इसके बाद में हम लोग ईथर शब्द लगा देते हैं। जो भी एल्किल समूह रहेगा उस एल्किल समूह का नाम पहले लिखेंगे और उससे पहले हम लोग करेंगे डाई शब्द, उस एल्किल समूह के बाद में कर देंगे ईथर शब्द। जैसे यहां पे CH3 ये मेथिल समूह है, तो डाई मेथिल, डाई एल्किल की जगह हो गया क्या, डाई मेथिल, और आखिरी में लिखना है ईथर, डाई मेथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 या C2H5O C2H5। तो ये एथिल समूह है, तो इसलिए इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से सम्मित वाले जो रहेंगे ईथर होंगे, उनका रूढ़ पद्धति में नामकरण करते समय क्या करेंगे, जो भी एल्किल समूह उपस्थित रहेगा उस एल्किल समूह के नाम के पहले हम डाई शब्द लगाएंगे और एल्किल समूह के नाम के बाद में हम लोग ईथर शब्द लगा देंगे। इसी प्रकार से जो मिश्रित रहेगा, जो मिश्रित ईथर रहेगा, उनका नामकरण करने के लिए हम लोग रूढ़ पद्धति में नामकरण करते हैं। तो उनको जो भी दो एल्किल समूह रहेगा उन दोनों एल्किल समूहों का नाम लिखेंगे और आखिरी में ईथर लिख देंगे, यानी एल्किल एल्किल ईथर करेंगे। पहला एल्किल समूह का नाम, फिर दूसरे एल्किल समूह का नाम और फिर ईथर शब्द इसमें जोड़ देंगे। यहां पर दोनों एल्किल समूहों का नामकरण करते समय आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जिसका नाम पहले आएगा उसके हिसाब से करेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे ABCD के आधार पर। जिनका नाम पहले आएगा उनका नाम पहले लिखेंगे, जिनका नाम बाद में आता होगा उनका नाम बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए CH3OC2H5, तो यहां पे ये मैथिल है, M अक्षर से इसका नाम चालू होगा, और ये एथिल है तो E अक्षर से चालू होगा। तो अल्फाबेटिक हिसाब से यहाँ पे एथिल का नाम पहले आएगा, फिर बाद में मैथिल आएगा। तो इस हिसाब से यहां पे हो गया इसका नाम एथिल मैथिल ईथर। दोनों एल्किल समूहों का नाम लिखकर ईथर लगाना है। तो यहां पर ये हो गया मैथिल एथिल मैथिल ईथर। इसी प्रकार से CH3O CH2 CH2 CH3, तो यहां पर ये मेथिल का M और ये प्रोपिल का P। तो पहले मेथिल M पहले आएगा तो इसके हिसाब से यहां पे मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया। अब यहां पर अगर मान के चलिए ये शाखा के रूप में रहता, यही चाहे वो सम्मित हो चाहे मिश्रित हो, अब नाम तो ऐसे लिखना है CH3O CH CH3 और CH3 ऐसे। तो ये मेथिल आपको मालूम था ये प्रोपिल है, लेकिन ये शाखा वाला हो गया तो ये आइसो हुआ इसमें, तो ये आइसोप्रोपिल हुआ। मेथिल आइसोप्रोपिल, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। इस प्रकार से आपको करना है। आइसोफॉर्म में दिया तो आइसोफॉर्म के हिसाब से, या इसी को आप अल्फा बीटा के नाम से भी करते हैं, अल्फा करके भी लिख सकते हैं इसको। तो इस हिसाब से यहां पर रूढ़ पद्धति में इसका नामकरण किया जाता है। अब इनका अगर IUPAC नाम करना हो तो IUPAC पद्धति में इनका नामकरण करते समय देखिए IUPAC पद्धति में ईथरों का जो नामकरण करते समय इनको हम लोग कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। इनका IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो यहां पे कॉक्सी शब्द जो
दिए गए जो एल्किल समूह में जो छोटा वाला जो एल्किल समूह रहेगा, छोटा जो एल्किल समूह रहेगा उसके नाम के साथ में कॉक्सी शब्द जोड़ना है, उसी में कॉक्सी आएगा। और जो बड़ा वाला जो एल्किल समूह रहेगा वो बड़े एल्किल समूह का नाम आपको एल्केन करना है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे करना है। छोटा वाला जो भी एल्किल समूह रहेगा उस छोटे वाले एल्किल समूह के साथ में आप लोग क्या करेंगे, कॉक्सी शब्द जोड़ेंगे। मेथॉक्सी, एथॉक्सी, है ना भाई, प्रोपॉक्सी, इस प्रकार से आप लोग कॉक्सी कॉक्सी जोड़ेंगे अगर वो छोटा एल्किल समूह है तो। और अगर जो बड़ा एल्किल समूह रहेगा उसका नाम कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस प्रकार से नामकरण करेंगे इसका। जैसे उदाहरण के लिए देखिए CH3OCH3। अब यहां पे दोनों एल्किल समूह समान हैं तो किसी के साथ में भी हम लोग कॉक्सी लगा सकते हैं, दोनों तो एक ही है। तो ये मेथॉक्सी, मेथिल समूह के मेथॉक्सी, और ये एक कार्बन वाला इसलिए हो गया मेथेन, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। यहां पर जो ऑक्सीजन परमाणु किसी भी कार्बन से करेंगे तो एक नंबर के साथ है, इसलिए एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा 1 मेथॉक्सी मेथेन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 जो है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से एक और सेम वाला पहले देखें, CH3 CH2O CH2 CH3, ये सम्मित वाला भी चल रहा है। इसमें सम्मित विषम मिश्रित की कोई बात ही नहीं है, सबका नाम एक जैसा ही होता है। तो ये एथॉक्सी हो जाएगा इस बार, एथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला हुआ तो इस प्रकार से हो गया ये एथेन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन हो गया। अब अगर ये मिश्रित वाले में होता यही CH3O CH2 CH3 ऐसा होता, तो एक एल्किल समूह इधर है, एक एल्किल समूह इधर है। तो पहला वाला जो एल्किल समूह आप लोगों को दिख रहा है वो छोटा एल्किल समूह है, मेथिल वाला 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो ये छोटा है तो ये मेथॉक्सी, उसमें कॉक्सी जोड़ना है आप लोगों को, तो ये हो गया मेथॉक्सी। और चूंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए हो गया ये एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार से जो अभी आप लोगों को रूट पद्धति में जिनका नामकरण किया था, और भी जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, CH3O CH CH3 CH3। तो भाई IUPAC नाम में आप लोगों को मालूम है सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनाव करते हैं, तो उससे सबसे कार्बन की लंबी श्रृंखला ये वाला है, ये श्रृंखला है हमारा। गिनती करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करें, ये कॉक्सी समूह जो है वो 2 ही नंबर के साथ होगा, 1 2 3। अभी तक जितने भी एग्जांपल किया था सब में जो कॉक्सी समूह था वो एक ही नंबर में जुड़ा था, इसलिए नहीं लिखे थे, ठीक है ना। कॉक्सी समूह जो है जिसमें हम कॉक्सी जोड़े वो 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा था, इसलिए 1 को यहाँ पे नहीं लिखा गया था। लेकिन यहां पर अब 2 नंबर में आया हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ में, द्वितीय कार्बन के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब नामकरण करेंगे तो अब उस प्लेस को भी दर्शाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर में है इसलिए 2, और ये हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये हो गया क्या, प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। जो कॉक्सी है वो कौन से समूह में जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को यहां पे लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप अन्य जितने भी ईथर होंगे उन ईथरों का नाम आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमने देखा ईथर क्या होता है और ईथरों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब यहां पर चलिए देखिए ईथरों की बनाने की प्रक्रिया, बनाने की विधि देख लेते हैं इसको। बनाने की विधि, तो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करते हैं।
एल्कोहलों का निर्जलीकरण करने से क्या हो जाता है, हमको ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पहली विधि, वैसे बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से हम लोगों को कुछ विधियों को पढ़ना है। चलिए देखिए, तो पहला मैं बता रहा हूं, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। चलिए देखें, तो जब हम लोग एल्कोहलों का निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिए गए जो एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल को, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल हो, कोई सा भी हो, जो एल्कोहल होता है उस दिए गए एल्कोहल का को हम लोग गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 410 केल्विन ताप तक। तो उससे क्या होता है, हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, सॉरी ईथर प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए CH3CH2OH, इसका 2 अणु ले रहा हूं मैं, HOC2H5, इसको मैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये गर्म कर दिया 410 केल्विन ताप तक। तो इसका निर्जलीकरण करेंगे, इसमें जल की मात्रा को हटा देंगे। तो जल की मात्रा को हटाने पर ये आप लोगों को ईथर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3CH2OCH2CH3। ये समान प्रकार के एल्कोहल लेंगे तो सम्मिश्रित बनेगा, और अगर आप अलग अलग लेते हैं तो मिश्रित बन जाएगा। ये इधर मैंने एथिल एल्कोहल लिया, इधर मैंने मेथिल एल्कोहल को ले लिया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, इस हिसाब से यहाँ पे ये CH3CH2OCH3 बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, और यहाँ पे भी हमको गर्म करना रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा हमने क्या कर किया, इसमें एल्कोहल प्राप्त कर लिया। एक और विधि जैसे देखते हैं इसको, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा भी हम लोग ईथर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड रहता है, कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवाते हैं। सोडियम एथॉक्साइड, कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ये ऐसे CH3CH2OC2H5, यानी ये भी C2H5 है, डाइएथिल ईथर। तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल का निर्जलीकरण देखा, और दूसरा हमने विलियमसन का संश्लेषण अभिक्रिया देखा। इसी प्रकार से विलियमसन का सतत ईथरीकरण विधि होता है, जिसको हम लोग प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से ईथर का निर्माण किया जाता है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।